ट्रेडर बी को एड्रेलिन रश मिला, डोपामीन मिला, पैसा तो नहीं मिला ना। ट्रेडर बी बोरिंग आदमी, उसको लेकिन पैसा मिला। चूज़ कर लीजिए, आपको क्या चाहिए? इक्विटी कर्व मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या ओवर द नंबर ऑफ ट्रेड्स आपकी कैपिटल कैसे ग्रो होती है, उसे हम इक्विटी कर्व कहते हैं। अब इक्विटी कर्व एक प्रो ट्रेडर का कैसा दिखना चाहिए, उसके बारे में हम आज बात करते हैं। देखिए, जैसे आप यहाँ से आपकी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू होती है विद वेरी लिटिल कैपिटल, और फिर धीमे धीमे ग्रो कर करके यहाँ पहुँचती है। अगर आपकी ट्रेडिंग में सब कुछ सही जाता है, पिंक लाइन ये एक आइडियल लाइन है, लेकिन ट्रेडिंग में लॉसेस भी होते हैं, करेक्टिव फेज भी आते हैं, स्टॉप लॉस भी हिट्स होते हैं, प्रॉफिट भी आते हैं। तो आइडियल लाइन तो रहती नहीं है। इस वजह से कुछ इस तरीके का एक्चुअल इक्विटी कर्व होता है। अब हमारा आर्ग्यूमेंट ये है कि ये जो हमारी एक्चुअल इक्विटी लाइन है, वो पिंक लाइन के ज़्यादा से ज़्यादा चिपक के चलनी चाहिए। इसका मतलब स्मूथ होनी चाहिए, इतनी जैगेड नहीं होनी चाहिए, इतनी इरेटिक नहीं होनी चाहिए। ये है हमारा आज का आर्ग्यूमेंट, और हम ऐसा आर्ग्यूमेंट क्यों बना रहे हैं, उसके पीछे हम बात करते हैं। आगे हम अभी नंबर से भी समझेंगे कि एक ट्रेडर की अगर स्मूथ इक्विटी कर्व है, वहीं दूसरे ट्रेडर का अगर इरेटिक इक्विटी कर्व है, तो जो इरेटिक और जैगेड इक्विटी कर्व वाला ट्रेडर होगा, असल में उसे क्यों कुछ नहीं मिल पाता इतनी मेहनत करने के बाद भी, और कैपिटल गेन नहीं कर पाता, और स्मूथ वाला कैपिटल गेन करता है। ये टॉपिक वैसे जब मैंने ब्रेक इवन पे वीडियो बनाया था, उसमें भी छेड़ा था। ब्रेक इवन ट्रेड्स कैसे हमारे इक्विटी कर्व को स्मूथ करते हैं, वो मैंने विस्तार से बात की है, तो आप वो भी देखिएगा, तो आपको एक बेटर पर्सपेक्टिव मिलेगा इस वीडियो के बारे में। देखिए, अगर हम इस इक्विटी कर्व को देखें तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स क्या हैं? ऊपर जाए तो सबसे बढ़िया बात है। तो ये जो स्पाइक्स अप स्पाइक्स हैं, जैसे कि ये कैपिटल गेन हो रहा है, यानी एक विनिंग स्ट्रीक से ही तो ऊपर जा रहे हैं हम। एक विनिंग स्ट्रीक्स आई होगी तो हम, इसलिए हमारा कैपिटल गेन हो रहा है। ये वाला फेज़ है, ये वाला फेज़ है, ठीक है ना? फिर ये अच्छा फेज़ है, तो इससे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम वो चीज़ एलिमिनेट करना चाहेंगे जिससे हमें प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम किस चीज़ से है, मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम हमें इससे है, इससे है, इससे है, इससे है, और इससे है। अब क्यों है? क्योंकि देखिए, ये इसको हम कहते हैं डीप डाउन स्पाइक्स। अब ये क्या हो रहा है, ये एकदम से या तो हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं, या कोई स्लिपेज हो गया है, बड़ा स्टॉप लॉस स्लिपेज की वजह से बड़ा बन गया है एक हमारा स्टॉप लॉस, या नंबर ऑफ स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं, या मार्केट बहुत भयंकर करेक्शन में चली गई है जिसके लिए हम प्लान नहीं किया था हमारे सिस्टम में, तो हमें इतना भयंकर लॉस हो गया। क्योंकि ये एक सैंपल कर्व है, तो हमें यहाँ दिखा दिया कि ये जब एक स्पाइक बना किसी भी वजह से, तो ये वापस ऊपर आ गया, क्योंकि इक्विटी कर्व ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि अगर ये यहाँ तक इतना नीचे आ गया, तो इसकी और नीचे जाने की संभावना ज़्यादा होती है बनस्पत ऊपर जाने की। पिछले वीडियोज़ में इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि जितना बड़ा डेंट आपकी ट्रेडिंग कैपिटल में होता है, एक तो उसे ब्रेक इवन पे पहुँचाने के लिए, जैसे कि इस केस में ये उतनी ही ज़्यादा, उससे ज़्यादा मेहनत लगती है, उससे ज़्यादा परसेंट के हमें रिटर्न चाहिए होते हैं, जितने परसेंट का लॉस होता है। इमोशनल भी आप ब्रेकडाउन होता है, उसकी इमोशनल कॉस्ट भी होती है एक डाउन स्पाइक की, उससे भी उभरना होता है आपको। आपको एक लंबी विनिंग स्ट्रीक चाहिए होती है, जो कि ऑफ़न नहीं होती, रेयर होती है एक मार्केट में। तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि अगर हमारे अकाउंट में इतना बड़ा डेंट आ गया है, तो वो नीचे ही और जाएगा, ऊपर जाने की संभावना उसकी कम होती है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम इस पहले ही रुक जाएँ। हम ऐसा कोई मेथड अडॉप्ट कर लें, जैसे हमने ब्रेक इवन ट्रेड अपनाया था, कि ये हमारा कर्व इतना स्मूथ हो कि इतना बड़ा डाउन स्पाइक आ ही ना हमारे चार्ट में। क्योंकि ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट प्रोटेक्टिंग द डाउन साइड। इतने बड़े जब डाउन स्पाइक्स आएँगे तो हम पहले ही चौकन्ने हो जाएँगे। अब उसके उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, वो अलग टॉपिक है। ये इस वीडियो में मेरा महत्व यही बताने का है कि इक्विटी कर्व स्मूथ भी होना चाहिए। और वो कारण ये भी हो सकता है हमारी फंडामेंटल जजमेंट लैप्स हो, यानी हम गलत स्टॉक हमने सेलेक्ट किया हो, स्टॉक सही हो तो टाइमिंग गलत हो एंट्री की, या दोनों चीज़ें सही हो तो ओवरऑल मार्केट कंडीशन ख़राब हो, पता चला सब कुछ सही है लेकिन ओवरऑल इंडेक्स ही करेक्ट कर रहा है, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें हम सोचने पे हम मजबूर हो जाते हैं। या फिर जो मैंने बताया था कि 7 टू 8% का अगर आपकी ट्रेडिंग कैपिटल में डेंट पड़ता है, तो आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उससे ज़्यादा होने लगा है, तो आपको फिर चौकन्ना होने की ज़रूरत है। तो हमारे कुछ ना कुछ मेज़र होने चाहिए, कि अगर हम बैठ के सिर्फ़ देख नहीं सकते कि हमारा एक डाउन स्पाइक लग गया है, उसके बाद भी हम
ट्रेडिंग एज़ यूजुअल कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आपकी फिर नीचे जाने की संभावना ही ज़्यादा है। तो इसलिए हम ये नौबत ही ना आने दें कि हम यहाँ तक आएँ। यानी 100 बात की एक बात, इक्विटी कर्व हमारा इरेटिक और वोलेटाइल नहीं होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। सीक्वेंस रिस्क, ट्रेड सीक्वेंस देखिए, ये विन लॉस, विन लॉस, विन लॉस, विन लॉस है, ये विन, 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 लॉस, 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 ये लॉस, पहले लॉस हो गया, बाद में विन हो रहा है। रिस्क का ट्रेड हमने सब में 1% लिया है यहाँ पे। 50,000 हमारी इनिशियल कैपिटल है। अब देखिए जब ये अल्टरनेट पैटर्न हो रहा है, तो हमारा 50,000 से बनना है 52,485 रुपीज़। जब ऐसा पैटर्न हो रहा है कि शुरू में जीत रहे हैं हम और एंड में हार रहे हैं, तो हमारे कैपिटल 50,000 की 51,100 रुपये ही हो पाती है। और जब हम शुरू में लॉस कर रहे हैं, यानी हमारा बेस श्रिंक हो रहा है, ठीक है ना? जो हम इनिशियल कैपिटल लाए थे, शुरू में ही हमने दच खा लिए, यानी कैपिटल हमारी श्रिंक, और बाद में हमारी स्ट्रिंग ऑफ विन्स भी आ गई। तब भी आप देखिए 50,000 पे आप 50,126 रुपये, यानी कुछ नहीं कमाया आपने, ठीक है ना? तो ये ट्रेड सीक्वेंस भी कितना मैटर करता है। यहाँ पे इक्विटी कर्व के बारे में भी हमें समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए इक्विटी कर्व स्मूथ रहेगा ना, विन लॉस, विन लॉस, विन लॉस, स्मूथ रहेगा यहाँ पे इक्विटी कर्व, तो देखिए हम ज़्यादा पैसा कमाते हैं। जब इक्विटी कर्व हमारा जब थोड़ा वाइल्ड होता है, तब देखिए हमारी कैपिटल कैसे यहाँ पे कंपाउंड नहीं हो पाती। तो यहाँ से भी हमें इक्विटी कर्व का एक लेसन मिल गया कि इक्विटी कर्व क्यों स्मूथ होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ट्रेडर का सब सेम है, रिस्क पर ट्रेड सेम है, कैपिटल सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन जो सीक्वेंस है विन और लॉस की, वो जब बदल जाती है तो आपकी एंड कैपिटल भी बदल जाती है, फाइनल कैपिटल भी बदल जाती है। वॉलेटिलिटी ड्रेन, द साइलेंट थीफ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टेबल है। आप देखिए, एक ट्रेडर ए है, एक ट्रेडर बी है। ट्रेडर ए है, वो हर साल स्टेडी 10% की कमाई कर रहा है, कोई हो हंगामा नहीं, कोई ज़्यादा रोलर कोस्टर राइड नहीं। वहीं दूसरे हाथ पे ट्रेडर बी क्या कर रहा है, पहले 50% का मुनाफा कर लेता है पहले साल, फिर 33% अगले साल गवा देता है। तो देखिए एंड में होता क्या है, दोनों ने 50,000 रुपये से शुरू किया। ईयर 1 में इसे, ये तो अपना 10% के हिसाब से चल रहा है, तो इसकी 55,000 हो गई कैपिटल। इसको पहले ही साल में 50,000 का मुनाफा हो गया, ये पहुंच गया 50,000 से 75,000 रुपये। अब देखिए कोई भी बंदा कहेगा तो ट्रेडर है तो सुस्त है, इसे तो और मेहनत करनी चाहिए, ये तो 50 के 55 ही बना पाए एक साल में। ट्रेडर भी ने देखो ये की है इसने ट्रेडिंग, 50 से 75 तक पहुंचा दिया, ये है तगड़ा, ये है हैवी ड्राइवर। दूसरे साल में स्टेडी 10%, इसकी 55,000 से कैपिटल हो गई 60,000, 60,500 रुपये। अब ट्रेडर भी को दूसरे साल हो गया 33% का नुकसान, इसकी कैपिटल 75% से जहाँ पहुंची 50,250 रुपये। फिर ईयर 3 में ये स्टेडी 10 पे चल रहा है, तो इसकी हो गई 60,000 से 66,000। इसने फिर 50,000 रुपये, इसने फिर 50% का मुनाफा किया ट्रेडर बी ने, इसकी फिर 75,000 कुछ पे पहुंच गई। चौथे साल ट्रेडर ए की पहुंच गई 73,000, और ट्रेडर बी को फिर नुकसान हो गया 33% का, इसकी कैपिटल फिर वही 50,000 के आसपास पहुंच गई। फाइनल कैपिटल इसकी हो गई 4 साल में 73,000, 50,000 से, तो इसकी 50,000 की 50,000 ही है। तो फाइनल CAGR ट्रेडर ए का क्या हुआ 10% का, और ट्रेडर बी का क्या हुआ लगभग ज़ीरो। ट्रेडर बी का जरा इक्विटी का ड्रॉ करने की कोशिश करिए। ट्रेडर बी एक साल में यहाँ, दूसरे साल में यहाँ, 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 तो जहाँ से शुरू किया था वहीं ख़त्म कर दिया ट्रेडर बी ने। और ट्रेडर ए का देखिए, ये ऐसे जा रहा है, स्टार्टिंग यहाँ की थी, ख़त्म यहाँ की ट्रेडिंग में। तो स्मूथ इक्विटी कर्व क्यों होना चाहिए, इसका हमने एक और एग्जांपल देख लिया, एक और प्रूफ देख लिया। ट्रेडर बी कीप्स लूजिंग कंपाउंड ग्रोथ आफ्टर ईच ड्रॉडाउन। ये जो ड्रॉडाउन है देखिए ना कितने तगड़े हैं इसके ड्रॉडाउन, तो इसकी कंपाउंडिंग ही खत्म हो गई, 4 साल बाद देखिए कुछ नहीं मिला इसे। वहीं ट्रेडर ए को देखिए आप, बोरिंग है, देखिए शुरू में कितनी बोरिंग लग रही थी, शुरू में लग रहा था यार तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। देखो ट्रेडर बी को देखो, हैवी ड्राइवर को, इसकी बोरिंग ने देखी इसकी कैपिटल बिल्ड कर दी 4 साल। वॉलेटिलिटी गिव्स थ्रिल, स्टेडीनेस गिव्स मनी। ट्रेडर बी को एड्रेलिन रश मिला, डोपामीन मिला, पैसा तो नहीं मिला ना। ट्रेडर बी बोरिंग आदमी, उसको लेकिन पैसा मिला। चूज कर लीजिए आपको क्या चाहिए। वाई ट्रेडर बी ओवर ट्रेड्स, ओवर ट्रेड यानी कि एक साल में 50% ऊपर, दूसरे साल में 33% नीचे। जब वो 50% भी कमा रहा है तो वो ओवर ट्रेड कर रहा है, उसने कुछ ऐसे ट्रेड ले लिए जो गलती से मुनाफे में बदल रहे हैं, लेकिन वो सिस्टम के बाहर जाके ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन एक साल वो लकी रहा, उसके 50% उसने कमा लिया, दूसरे साल उसका लक नहीं रहा तो उसका 33% का नुकसान हो गया। तो यानी सिस्टम के बाहर जाके ट्रेडिंग करने को ही हम ओवर ट्रेड बोलते हैं। तो ट्रेडर भी ऐसा कर क्यों रहा है, जबकि हम मान के चल रहे हैं
कि ट्रेडर बी और ट्रेडर ए की नॉलेज एक है। ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रेडर ए कुछ ज़्यादा जानता है ट्रेडर बी से। ट्रेडर ए और ट्रेडर बी की नॉलेज, स्किल, विज़डम सब कुछ एक है, लेकिन उसकी एक खराब आदत है जो ट्रेडर बी का, जो उसके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। जो उसको डोपामाइन और एड्रेनलिन की आदत लग चुकी है। अब देखिए ट्रेडर ए, बी का सिस्टम सारा एक है, बिहेवियर में फ़र्क है। ट्रेडर ए क्या करता है, ट्रेडर ए जब उसे चार्ट के वो जो सिग्नल देखने हों, वो उसे दिखते हैं तभी ट्रेड लेता है। और ट्रेडर बी क्या करता है, उसे नशा लग चुका है ट्रेडिंग का, उसे मज़ा आने लगा है। जो प्रॉफ़िट बुक करने पे जो खुशी मिलने लगी है, उसका नशा हो गया उसे। तो वो सेटअप भी इग्नोर कर देगा, मैथ्स भी इग्नोर कर देगा, सब कुछ इग्नोर कर देगा, क्योंकि अब उसे जैसे ही सवा 9 बजे मार्केट खुलेगी, तो उसके लिए एड्रेनलिन और डोपामाइन की दुकान खुल रही है उसके लिए। और ट्रेडर बी को एड्रेनलिन के साथ-साथ क्या है, ईगो प्रॉब्लम भी है, और उसने अपनी आइडेंटिटी एक हसलर की बना दी है। मैं सवा 9 बजे से साढ़े 3 बजे तक मैं मेहनत करता रहूँगा, स्क्रीन के सामने चिपका रहूँगा, देखता रहूँगा, ये करता रहूँगा, वो करता रहूँगा, हसलर हूँ मैं, मेहनती हूँ मैं, कर हर मैदान फ़तेह। तो ये भी कारण होता है ट्रेडर बी के फेल होने का। ट्रेडर बी ने प्रोग्रेस को कन्फ्यूज़ कर लिया एक्टिविटी के साथ, कि एक्टिव हूँ तो यानी प्रोग्रेस हो रही है, इनएक्टिव हूँ, आराम से बैठा हूँ, तो प्रोग्रेस नहीं हो रही।